डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं और जो ये आज उसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। और आज के डिस्कशन में मोस्टली हम लोग मैग्नेटिक इंट्रैक्शन को देखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उस सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब यदि एक चीज़ मैं बताऊं कि जो पैटर्न यदि देखना आपको आता है तो क्या होगा कि आप फिजिक्स ही नहीं दूसरे लाइफ में भी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर पाओगे। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट का 3 लेक्चर में पूरा रिवाइज एनसीईआरटी के अनुसार से करा रखा है, और यदि मैं उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो जो इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन था उसको 2 स्टेज प्रोसेस में डिस्कस किया जा सकता है। पहला, यदि कोई भी चार्ज है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो फील्ड को क्रिएट करता है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस, मतलब ये स्पेस में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इसको हम फील्ड कह सकते हैं। और अब ये जो है, किसी भी पॉइंट पे यदि आपके पास में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आर डिस्टेंस पे, तो आप उसको लिख सकते हो कि वो F/Q के बराबर होगा। और इस पे अनदर चार्ज आपको माइंड करना है, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं अनदर चार्ज, यदि इसके अलावा कोई दूसरा चार्ज लाते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो ये 2 स्टेज में ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन होता है। और सेम मैनर में अब हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगता है वो F/QE के बराबर होगा। और जहां पर भी फोर्स है वहां पे मोशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जहां पे भी फोर्स रहेगा तो मोशन को हम जरूर डिस्कस करते हैं, मतलब इसका मूवमेंट, और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या सेम मैनर में जो ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है? आंसर इज यस। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलो सो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट रहते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझना। और आज हम आपके जो मैग्नेटिक फोर्स है, या इस जो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है उसको उसके जो डर है उसको सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो। सो अब जैसा मैंने कहा कि सेम पैटर्न में जैसा पैटर्न हमारे पास में इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन का था, वैसा ही मैग्नेटिक इंट्रैक्शन को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो एक कोई मूविंग चार्ज होगा या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों ये क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। और एक चीज ध्यान रखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एडिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और उसके बाद यदि हम उस फील्ड में, है ना, मतलब एक कोई मूविंग चार्ज था और मूविंग चार्ज जो क्या किया, स्पेस को मॉडिफाई किया, इसको हमने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड कह दिया। ये इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। यदि मैं इसमें कोई दूसरा अनदर क्या हम लाएंगे, यदि उसी तरह से अनदर मैग्नेटिक यदि जैसे मूविंग चार्ज लाते हैं या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट लाते हैं तो उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। ओके, अब जैसा कि यदि मैं कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टी को यदि देखूं तो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके साथ में। तो इसी हम कोरिलेशन से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता था, वो कन्वे करता था मोमेंटम को और एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी करेगा, वो कन्वे करेगा एनर्जी को और मोमेंटम को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो स्टैब्लिश होना है तो उसको टाइम चाहिए होता है ना, उसके एक फाइनाइट टाइम, हाँ हालांकि वो बहुत छोटा होता है। तो यहां पर भी इसको फाइनाइट टाइम चाहिए होगा, इसको प्रोपेगेट होने के लिए, क्रिएट होने के लिए। ठीक है। दूसरा कि यदि मैं ये कहूं कि ये जो है, जो स्पेस है उसके हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, और कह सकते हैं कि स्पेस ही नहीं, टाइम के साथ भी ये चेंज होगा। तो स्पेस और टाइम का फंक्शन फील्ड होता है, तो ये भी स्पेस और टाइम का फंक्शन होगा। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते होंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी सुपरपोजिशन को क्या करेगा, ये भी उसको फॉलो करेगा। और इससे आप देख सकते हो कि जस्ट एक छोटा सा कोरिलेशन से एक बड़े से डोमेन को हमने एक साथ उसको स्टडी कर लिया। ओके, नाउ अब आते हैं, जो मैंने यहां पे जो भी सीक्वेंसिंग लिया है वो एनसीईआरटी के अनुसार से लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो भी सीक्वेंस है वही चीज से चल रहा हूं। तो पहला चीज जो इसमें पढ़ना है वो लॉरेंस फोर्स को पढ़ना है। बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि कोई चार्ज है और यदि सपोज करो कि उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देता हूं या उसको मूव कराता हूं, तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है इन जनरल। तो उसको लॉरेंस ने कहा, और उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा अभी जस्ट अभी हमने देखा QE के बराबर हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो QV×B से दिया जाएगा। अब यदि मैं फोकस करता हूं इस पे QV×B पे, तो क्या कुछ बेसिक की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स का। सबसे पहले आप देखो, ये Q, V और B, Q मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि मैं कहता हूं कि क्या जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है क्या ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, आंसर इज यस।
यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा V और B के बीच में, उस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि QV क्रॉस B में यदि आप इसके मैग्नीट्यूड को देखोगे तो V इंटू B इंटू Q और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम हो जाएगा। तो क्या हम एक चीज कह सकते हैं कि यदि ये थीटा 0 हो जाए तो FM क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करो कि यदि हमारे पास में यहां पे क्या होगा, थीटा 0 होते ही ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक जो फोर्स है वो वैनिश हो सकता है। मतलब कि यदि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड जिधर डायरेक्शन में है, यदि उसी के पैरेलल में यदि मैंने एक चार्ज को क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो ये सब कुछ की प्रॉपर्टी है जिसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा और भी हम कह सकते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो जो भी इसका रिजल्ट है QV क्रॉस B, क्या वो V पे और B पे दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा? सो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट वेक्टर है मतलब FM, वो V और B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इससे भी रिलेट करके हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिसको अभी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट में यदि मैं कहता हूं, सपोज करो कि मैं यहां पे वेलोसिटी को 0 कर देता हूं, क्या फोर्स होगा? बताओ। यदि वेलोसिटी 0 है, मतलब जो चार्ज का वेलोसिटी मैं कह रहा हूं वो 0 है, तो क्या फोर्स होगा? जल्दी से टाइप करो कमेंट में, क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं कहता हूं कि रेस्ट चार्ज है, क्या रेस्ट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड मूव करा सकता है? आंसर इज नो। सो रेस्ट चार्ज को ओनली हम कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज ही फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, रेस्ट चार्ज फील नहीं कर सकता। ओके, सो अब यदि मैं इसी आइडिया को एक्सटेंड करने की कोशिश करूं, अभी तक हमने सिंगल चार्ज मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स को आपको बताया, तो इसको क्या एक्सटेंड किया जा सकता है इस आइडिया को? आंसर इज यस। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मान लो कि एक रॉड को हम कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसमें करंट फ्लो हो रही है डाउन से, यहां से ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं कन्वेंशन में ये मान लेता हूं कि इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये ऊपर के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो यहां पे B है वो लगाएगा? डेफिनेटली लगाएगा, वो QV क्रॉस B से होगा। लेकिन इस वाले जो हमारे पास रॉड है, इसमें एक चार्ज नहीं है, इसमें क्या है? बहुत सारे चार्जेस है। सो बहुत सारे चार्जेस है, तो यदि मैं उस पूरे चार्ज को यहां पे जितने भी चार्जेस है सबको लिखने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, n जहां पे हो गया नंबर डेंसिटी कि कितने फ्री चार्ज कैरियर, ये पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, और उसमें यदि मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। और यदि मैं उसमें Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल चार्ज हो गया जो सभी जो टोटल चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और सब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर आएगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये फोर्स ऐसे कैसे आया QV क्रॉस B को, अभी मैं रिवाइंड भी करा देता हूं। ठीक है, सो ये आ गया। और यदि मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड करूं तो आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे जो N टाइम्स ऑफ Q टाइम्स ऑफ VD होता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। सो ये करंट डेंसिटी बन जाएगा और यहां पे वॉल्यूम रह जाएगा और एरिया टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी करंट बन जाएगा। तो एक फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया कि यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं तो उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो IL क्रॉस B करेगा। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब आपके मन में आएगा, क्या हमेशा एक ऐसा ही स्ट्रेट वायर होगा जिसमें करंट फ्लो हो रही है? नहीं, आपके पास में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास में बहुत सारे क्या होगा, जो वायर है वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, कैसी भी जिगजैग पाथ में हो सकता है। अब एक चीज नोट करने वाली बात यहां पे ये है, ध्यान रखना कि जो B है ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये वो फील्ड नहीं है जो करंट ने बनाया है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फील्ड होगा अपने सोर्स एलिमेंट पे कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब आते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास में एक जो करंट फ्लो हो रही है वो इस वायर में ऐसे फ्लो हो रही है, उसका सेंस है यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक ऐसे जा रही है। ठीक है, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, अब यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो अब मैं इसका यदि इसको एनालिसिस करूं, इस एनालिसिस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूं, तो आपको निकालना पड़ेगा कि इनिशियल से फाइनल तक ये जो हमारे पास में लेंथ है वो कितना है, और उसको हम L इफेक्टिव कह देंगे। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, हमेशा इनिशियल से फाइनल जो मिलाने वाला लाइन होगा ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब इस वाले जो वायर है इस पे जो फोर्स लगेगा वो IL इफेक्टिव क्रॉस B लगेगा। ठीक है, सो जनरलाइज हो गया।
ओके, ये जनरलाइज हो गया। और मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो IL B sin थीटा जहां पे L इफेक्टिव और B के बीच में जो एंगल है उसके बराबर हो जाएगा। ओके, सो अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि यहां पे जो डायरेक्शन हमने लिया है वो इनिशियल से फाइनल लिया है, मतलब जहां से करंट स्टार्ट हुई और जिधर की तरफ ऐसे जा रही है, इस दोनों एंड को मिलाना है और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, सो एक बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास में लॉरेंस फोर्स है वो क्या है और मूविंग चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, कैसे QV क्रॉस B निकालेंगे। और दूसरा चीज, यदि ये हमारे पास में वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उस पे कैसे एक एक्सटर्नल फील्ड फोर्स लगाएगा I टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव क्रॉस B से। ठीक है, अब आते हैं कि इस पूरे पार्ट में आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चलो मैं रिमाइंड आपको करा देता हूं कि उसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड रूल को आपको ध्यान में रखना है, उस पर एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, सपोज करो कि मैं V क्रॉस B के डायरेक्शन को आपसे पूछता हूं कि V क्रॉस के B का डायरेक्शन क्या होगा, और यदि V और B का मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि किधर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब ये दोनों वेक्टर यदि आपको स्पेसिफाई है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा कैसे देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो V और हमारे पास में जो वेलोसिटी और B है उसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे प्लॉट कर दिए। उसके बाद राइट हैंड लिए, राइट हैंड का जो फिंगर है उसको कहां पे अलाइन करेंगे, जो पहला वेक्टर है V उसके तरफ अलाइन करेंगे और उसको फिर कर्ल कर लेंगे। और कर्ल जो करेंगे वो कर्ल हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना है कि V से B की तरफ में, V क्रॉस यदि B कर रहे हो तो इधर से इधर के डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे और ये एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल, ये लार्जर एंगल के थ्रू नहीं करेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन V क्रॉस B का दे रहा होगा। ये चीज जान के रखना जरूरी है, इस पे प्रैक्टिस करके रखना जरूरी है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताता हूं कि यदि जो क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि बार बार आना है, तो एक चीज और जो आप यदि हैबिट में रखते हो तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी अभी आप उसका एग्जांपल भी देखोगे। ठीक है, जैसे आप जब भी एक्सिस लेते हो, ठीक है, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, इधर मैंने शो कर दिया, वाई एक्सिस है, इधर शो कर दिया, तो जेड एक्सिस जो होगा ये प्लेन से आउटवर्ड के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, सो अक्सर पूरे एनसीईआरटी में भी इस कन्वेंशन को लिया गया है कि जो भी डायरेक्शन प्लेन से, जब आप 2D में आप सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो तो जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, और जो प्लेन के इनसाइड में जाएगा, मतलब जो आउटवर्ड नॉर्मल हो गया प्लेन के, उसको डॉट से आपने दिखा दिया, और क्रॉस से किसको दिखा दिया, जो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इससे ये थ्रू आउट द पूरे एनसीईआरटी में ये कन्वेंशन लिया गया है, तो हम लोग भी इस पे एडॉप्ट अपने आप को कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यदि मैं पूछूं कि अच्छा बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या लिख सकते हो, आई कैप। जो वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या लिख सकते हो, जे कैप। और जो जेड एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, के कैप। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट जो बार बार आपको ध्यान रखना है कि यदि I और उसको J के साथ में क्रॉस कर देते हो तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो K आएगा, और J को K से क्रॉस कर देते हो तो I आएगा, K को I से कर देते हो क्रॉस प्रोडक्ट तो J आएगा। ये चीज को ध्यान में रखना। और इसका यदि उल्टा मैं करता हूं तो भी आपको ध्यान में रखना है कि I से यदि K करते हैं तो -J मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए एक चीज मैं यहां पे देता हूं, जैसे मुझे बताओ यदि मैंने कह दिया कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड है B वो इनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्रॉस 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 जो दिखाया गया है इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूं, इसका एक किस यूनिट वेक्टर के अलोंग में है, तो K के जस्ट रिवर्स में है, तो क्या मैं इसको -K लिख सकता हूं, -K लिख सकता हूं कि जो B है वो डायरेक्टेड अलोंग -K है। ठीक है, अब बताओ उसी तरह से जो मैंने यहां पे V बताया है वो V किस डायरेक्शन में है, X के अलोंग में है, तो V के डायरेक्शन को क्या लिखोगे, V वेक्टर के डायरेक्शन को क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से कमेंट करो, V के डायरेक्शन को क्या लिखोगे, आई कैप। अब मैं पूछता हूं कि यदि ये दो डायरेक्शन आपको मालूम है तो क्या आप V क्रॉस B का डायरेक्शन बता सकते हो, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके क्रॉस इसके डायरेक्शन को बता सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, I और क्रॉस -K कर देना है। मैं माइनस को बाहर कर देता हूं, और यदि मैं I से K को क्रॉस करूं तो -J मिलेगा, ये माइनस बाहर और ये क्रॉस प्रोडक्ट -J मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये +J के डायरेक्शन में, मतलब ये Y एक्सिस के अलोंग में है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ये होगा, ये हम यहां पे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक तो आपके पास में क्या हो गया, V इधर डायरेक्शन में है, B अंदर में है, तो V क्रॉस B करोगे तो थंब ऊपर आ रहा है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप यदि इस यूनिट वेक्टर को ध्यान रखोगे वो तरीका हो गया
तीसरा, यदि आप कोई चीज को क्वेश्चन को कई बार 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 बनाते हो तो आप क्या काम कर सकते हो, आप इस चीज को एक क्वेश्चन यदि याद हो गया तो कई बार हम उसको मॉडिफाई कर करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि मुझे v क्रॉस b का डायरेक्शन मालूम है और मैं पूछता हूं कि अच्छा मुझे बताओ q v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि बार बार मुझे मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताना है। तो क्या कह सकते हो, इसका डायरेक्शन क्या होगा, q सिंपल एक क्या है, स्केलर है। यदि ये स्केलर पॉजिटिव होता तो क्या v क्रॉस b का डायरेक्शन और qb क्रॉस b का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये k ही होता यदि मैं क्या करता, यदि मैं इस वाले qb क्रॉस b में q पॉजिटिव है, या माइनस k के डायरेक्शन में हो जाएगा यदि ये क्या है, q नेगेटिव है। सो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज आप इसको प्लस k के डायरेक्शन या माइनस k के डायरेक्शन, मतलब एक्चुअली में z एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग में है, वो चीज बता सकते हो। तो एक चीज आपसे मैं पूछूं कि सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है और इधर के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है, और यदि q ये q पॉजिटिव है तो अब, और b यही है, तो इस पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी के अनुसार से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो fm जो हो जाएगा ऊपर होगा। मैग्नीट्यूड की भी हम चर्चा करेंगे, पहले डायरेक्शन को ध्यान रखो। अब इस चीज को धीरे धीरे, जैसे ये अभी कई बार रिपीट होगा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल तो आप याद भी कर सकते हो कि क्रॉस फील्ड मतलब जो इन साइड में ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड है, यदि मैं उसमें पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देता हूं तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो अब हम आते, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि यदि Q पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल चुका है, यदि Q नेगेटिव होगा तो मैं उसके जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये सब बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं एक एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल को हम लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, एक रॉड है और इस रॉड को डायरेक्टली हैंग, वैसे ऐसे एयर में हैंग करना है, बिल्कुल ऐसी रॉड है, एयर में हैंग करना है। ठीक है, अब इसका एक मास है जिसकी वजह से ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, और उसके बाद इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लगा के, और इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाने जा रहा हूं जो इसको हैंग करके रखेगा, इसको एज इट इज उस एयर में रखेगा। तो उसके लिए क्या किया, जैसे आप सोचो यदि ये क्या है, ये यदि हमने वायर माना और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि करंट जिधर डायरेक्शन में फ्लो होती है हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। दूसरा कि ये जो फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मतलब क्रॉस फील्ड में रखा हुआ है। तो अभी हमने कई मेथड से हम इसको पकड़ सकते हैं कि यदि Q पॉजिटिव हो और इधर डायरेक्शन में हो तो इधर के डायरेक्शन में हमारे पास में फोर्स लगता है, चाहे आप QV क्रॉस B से देख लो या आप IJ से देख लो, या आप अभी देखे हो कि पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट से राइट वर्ड पे देखेंगे, यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मिलता है। तो यहां पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा BIL के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा कि मास इसका 200 ग्राम है, लेंथ 1.5 मीटर है, और उसके बाद करंट इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इस वाले इसमें करंट का वैल्यू दे दिया है कि ये 2 एम्पियर है। तो आप सभी बता सकते हो कि इस जब सस्पेंड करेंगे तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी के पोर्शन को हमें बताना है। तो हमें क्या इक्वेट करना है, बेसिकली हमें यही चीज इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और यहां पे यदि मैं इक्वेट करता हूं तो एक्जैक्टली क्या हो जाएगा ये आपको दिख रहा है। बहुत ही आसान से BIL को mg से हम बराबर कर सकते हैं, और यहां से हमें B चाहिए तो मैं B के वैल्यू को यहां पे निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा, ये mg में यदि मैं I टाइम्स ऑफ L से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा। m का वैल्यू आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 200 ग्राम दिया हुआ है तो इसको 0.2 kg लिख सकते हैं, g को 9.8 कह सकते हैं, और जो L दिया हुआ है वो L आपके पास में 1.5 है और करंट 2 है। तो आप यूं कह सकते हो रफली, यदि आप देखने की कोशिश करो तो 9.8 इंटू 0.2, इसको 10 मानोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे 1.5 इंटू 2, नीचे 3, रफली आपके पास में ये हो गया, और 2/3 0.6666 होता है तो 0.65 आपको आ गया। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है कि कैलकुलेशन भी टफ है, कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या करोगे, जस्ट आप अप्रोक्सीमेट करके भी कर सकते हो। अब एनसीईआरटी में एक नोट दिया है और देखना इस नोट को एनटीए ने कैसे अडॉप्ट किया। इसमें कहा कि इस क्वेश्चन में मास को और लेंथ को अलग अलग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। हम ये भी कर सकते थे कि यहां पे हमने क्या कर दिया कि यहां पे M/L दे दिया होता,
जैसे ही इसने इस इंफॉर्मेशन को दिया, और दूसरा एक और इंफॉर्मेशन है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर किया है क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब देखना, एक पीवाईक्यू के मैं बताता हूं, जस्ट 2018 में क्वेश्चन आया, जैसे ही एनसीईआरटी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि m/l ले सकते हैं इंस्टीड ऑफ मास और एल को अलग करने के लिए। अब इसमें देखो 0.5 kg पर मीटर ये दे दिया, एक रॉड है, और जहां पर भी फोर्स होगा, जैसा मैंने कहा, पूरा के पूरा जो मैकेनिक्स है वो इंक्लूड हो जाएगा, और मैकेनिक्स इंक्लूड है तो डेफिनेटली आपको क्या दिखेगा, इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल बनाया है। देखो एनसीईआरटी डिकोड का यही मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कनेक्शन को डिकोड करके बताया जाए। एनसीईआरटी में ये दिया, एनटीए ने इसको अडॉप्ट किया, और आपको नीट में क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। और चीजों को सिंप्लीफाई करना, अभी मैं और भी आपको एग्जांपल बनाते बनाते आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं। ये कहा कि 0.5 kg पर मीटर का एक रॉड है, और ये हॉरिजॉन्टली है, और एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, जिसका इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और इसमें कहा कि रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो सपोज करो, जस्ट एक इमेजिन करो कि हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये मैं इसका क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, यहां पे एक रॉड रखा गया है, और इस रॉड को ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो मास होगा उसको स्लाइड करने में लगा होगा, मास का एक जो कंपोनेंट होगा mg, ठीक है, mg का एक कंपोनेंट होगा वो नीचे स्लाइड करने में लगा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके प्लेन के ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए यदि आपको इसको स्टेशनरी रखना है तो, ठीक है, और ये चीज आपको 30 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए मैंने यहां पे इंक्लाइन प्लेन लिया। कौन सा व्यू देख रहे हैं, सिर्फ इस व्यू को देख रहे हैं। ये 30 डिग्री है, और ये रॉड का कौन सा क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। यहां पे मैंने ये क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया, इसका जो mg है वो बिल्कुल डाउनवर्ड में लगेगा। देखो इसी बहाने पूरा मैकेनिक्स आपको रिवाइज होने वाला है। mg का नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। क्या इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, mg sin 30 डिग्री, क्या यही इसको स्लाइड करने का कोशिश करेगा? तो इसके लिए इधर डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं वर्टिकली अप डायरेक्शन में एक बी 0.25 टेस्ला का लगा देता हूं। यदि मैं इसमें क्रॉस में करंट मानता हूं तो सोचो, इन साइड में करंट है, इन साइड में क्या है, करंट है, और बी ऊपर है, तो आइडियल क्रॉस बी कैसा होगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट चूंकि ये 30 डिग्री पे है, तो डेफिनेटली इसका जो कोसाइन होगा, मतलब IBL cos 30, ये इस डायरेक्शन में होगा, और हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो ये स्लाइड नहीं होगा। अब यदि मैं बराबर करता हूं तो सिंपल आपको देखो, mg sin थीटा, और उसमें से यहां से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो cos थीटा डिवाइड होकर tan थीटा आ गया। I मुझे यहां पे निकालना था, तो mg अपॉन LB tan 30 डिग्री आ गया। आप यदि इंफॉर्मेशन को देखोगे तो m/l आपके पास में 0.5 दे रखा है, देखो ये 0.5 दे दिया। दूसरा, g का वैल्यू लेट से कि मैं 9.8 लेता हूं, और यहां पे b का वैल्यू ये 0.25 दिया हुआ है, और उसके बाद tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। अब देखो ऐसा देख के ऐसा घबराना नहीं है कि ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा। अब थोड़ा सा सोचो कि ये 0.25 है, यदि मैं यहां पे 0 लिख देता हूं तो ये सिंपली मैं 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऊपर क्या हो गया, 9.8 इंटू 2, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करें तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से ऊपर 20 लिख सकता हूं, और नीचे हमारे पास में 1.7 आ गया। यदि बताओ 20 अपॉन 1.7 है, यदि मैं यहां पे 2 होता तो 20/2 10 के बराबर होगा, लेकिन यहां पे 2 नहीं है, उससे छोटा क्वांटिटी है, तो 10 के आसपास और 10 से बड़ा कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। इस ऑप्शन में 10 के आसपास और 10 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा आ रहा है, बताओ, जल्दी से टाइप करो, मैं देख रहा हूं क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, 11.32 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन आता है ना, और इवन क्वेश्चन जो आएगा, जो आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में, और जो चीज अभी आपको इस कोर्स में दिया जा रहा है वो उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको बस सेलिब्रेट करने आना चाहिए कि अच्छा ये दिया, मुझे बनाना है, अच्छा mg इधर हो गया, इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा, इसको स्लाइड कर सकता है, इसको बैलेंस करना है। ओके चलो एक और क्वेश्चन पे हम यहां पे चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन हमने लिया और इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या दिया, इसने कहा कि सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और y एक्सिस को इसके इनसाइड वाले पॉइंट में, इनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको y एक्सिस कह दिया है, जिसको कभी कभी डैश से ऐसे y भी लिखा रह सकता है। मतलब एक्चुअली में ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ y है, ये y का डायरेक्शन है, क्रॉस जो यहां पे बताया गया है वो, ठीक है।
अब ये कहा कि लेट से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर दिया है, इन साइड में दिया है, तो क्या मैं बी के डायरेक्शन को ये कह सकता हूं कि ये जे के डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा कहा कि एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब v जो है ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो क्या वेलोसिटी को मैं i के अनुसार से ऐसा लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ, यदि ये चीज मालूम है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा। अभी अभी i वाला पार्ट आपको i j k मालूम है, i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा, k आएगा, और k जो होता है ये k आपके पास में v क्रॉस b दिखाएगा, और k इज नथिंग बट जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस के अलोंग ये बता रहा है। सो ये जेड एक्सिस के अलोंग बता रहा है, और आपको ये कहना है कि अच्छा बताओ कि इसमें लॉरेंट्ज फोर्स, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ है तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही आएगा, वो किधर डायरेक्शन में होगा, यदि इलेक्ट्रॉन ले लूं और यदि प्रोटॉन ले लूं। तो मुझे बताओ यहां पे यदि मैं क्यू वी क्रॉस बी करता हूं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा या तो के यदि पॉजिटिव चार्ज है तो, और या तो माइनस के यदि नेगेटिव चार्ज है तो। अब बताओ इसमें से पॉजिटिव चार्ज कौन था, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर डायरेक्शन में लगेगा, जेड एक्सिस के अलोंग में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे किधर लगेगा, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग में। अच्छा चलो ये हमने यहां पे सॉल्व करके बता दिया। क्या अभी अभी हमने एक कंडीशन को जैसे 2-3 बार सेम आ गया तो उसको हम रिमाइंड कर लेते हैं। यदि क्रॉस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, क्रॉस फील्ड मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगता है, क्या ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज हो अभी अभी देखा था। क्या यही चीज जेड डायरेक्शन में है जो यहां पे के दिखा रहा है। तो बहुत चीज आसान हो जाता है, बहुत जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है यदि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो और कुछ चीजें रेफरेंस आपके दिमाग में बन जाता है तो कई सारे वेरिएशन को आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो। अभी कई सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन जो कि जेड डायरेक्शन है और वो के डायरेक्शन में होगा, और नो डाउट कि जो अभी मैंने बताया कि v क्रॉस बी जेड डायरेक्शन में है तो क्यू वी क्रॉस बी प्रोटॉन के लिए जो हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके चलो अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और आपको यहां से बेसिक कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो एफएम आया वो बेसिकली दो चीज आया, दो तरीके से हम यहां पे कर रहे हैं। या तो मैं क्यूवी क्रॉस बी से कर रहा हूं, है ना, जो मूविंग चार्ज पे है, और नहीं तो एक जो करंट कैरिंग एलिमेंट पे है वो क्या है, आई एल क्रॉस बी है। मैं यहां से ये कहूं कि अच्छा बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेटर बी है इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो क्या मैं आप गेस कर सकते हो कि जो फोर्स का यूनिट है उसमें डिवाइड कर देंगे क्यूवी से, उसी यूनिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ बाई क्यूवी के यूनिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स अपॉन जो करंट टाइम्स ऑफ लेंथ है इस यूनिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसी को क्या लिख देंगे, इसीलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर सेकेंड और पर कूलम मीटर, ये मीटर पर सेकेंड ऊपर चला गया जो वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया, और या 1 न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी चीज को एक में टेस्ला कह दिया गया है उनके रिस्पेक्ट के लिए, तो टेस्ला अब हम उसको एसआई यूनिट को मानेंगे। तो ये कभी कभी बेसिक चीज के लिए ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा एक और, गॉस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर किया जाता है, और गॉस के पार्ट में देखोगे तो 1 गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो ये बेसिक चीज है जो कभी आपके पास आएगा तो उसे आप सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम उस पर थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, उससे और फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो मूविंग चार्ज है, यदि मूविंग चार्ज है और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इन जनरल वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब जरा सा देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस करता है तो इसको देते क्या है, आपको मेनली ध्यान रखना है कि क्यू वी क्रॉस बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ऑन द स्पॉट जो जो चीज आप डेवलपमेंट कर सकते हो उसको देखो, इसमें से कोई चीज याद नहीं करना है, ऑन द स्पॉट आप उसको देखना है। क्या देखो, जैसे ही हम यदि पहला चीज कहते हैं कि सोचो यदि हमारे पास में, जो कि अभी डिस्कशन में शुरुआत में हुआ था कि v के वैल्यू को 0 कर दे तो क्या होगा, तो v के वैल्यू 0 करते ही ये फोर्स बता रहा है कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा कह रहा है कि इसका मतलब देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज।
स्टेशनरी चार्ज को यदि आपको मूव कराना है मैग्नेटिक फील्ड में नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है। दूसरा, अब यदि सोचो कि अब यहां पे डिपेंडेंसी देखते हैं कि यहां पे साइन थीटा क्या क्या हो सकता है, उसमें थीटा क्या क्या वेरी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है। यदि थीटा का वैल्यू 0 और 180 हो जाए, 0 या 180 दोनों के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, एट 0 और 180 की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? साइन थीटा 0 और साइन थीटा 0 मतलब आपको पता है कि फोर्स 0 हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी थीटा रहा, यदि 90 डिग्री है तो उस समय QVB हो जाएगा जो कि सबसे मैक्सिमम फोर्स है, और इसके अलावा कोई भी यदि थीटा रहा तो सीधे डायरेक्टली हम इससे मैग्नीट्यूड से निकाल लेंगे। तो अभी एक हमने उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कहा, और ये सारे पॉइंट्स ऑन द स्पॉट आप बता सकते हो, कोई भी चीज याद नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे चीजें याद हो जाता है कि स्टेशनरी जो चार्ज है उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, तो ठीक है। अब आगे आते हैं, एक और चीज आप देखोगे कि यहां जो मैग्नीट्यूड था QVB साइन थीटा है, यदि मैं V साइन थीटा को एक जगह पे रख देता हूं तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं Q टाइम्स ऑफ B टाइम्स ऑफ ये Q टाइम्स ऑफ B टाइम्स ऑफ V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सिर्फ डिसाइड कर रहा है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं। यहां पे यदि आप देखोगे ये V है तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही डिसाइड कर रहा है, जो B पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फोर्स को। पैरेलल कंपोनेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। यहां पे यदि मैं पैरेलल लिख दूं जो कि V cos थीटा आप लिख सकते हो, और ये चीज आप V sin थीटा लिख सकते हो, तो आप देख रहा है कि यहां पे जो V sin थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स होगा। मतलब इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो उसके लिए, उसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, आप एक चीज सोचो कि जब भी आप क्या करते हो, कोई भी दो चीज के क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा आता है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो फोर्स होगा वो V पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी और जो फील्ड होगा दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। यदि दोनों पे परपेंडिकुलर है तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा करो, F और V का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? FV cos थीटा होता है। तो मैं कहूंगा कि cos थीटा 90 होने की वजह से 0 हो गया, पावर 0। क्या वर्क आएगा? नो। तो वर्क डन भी इसमें क्या होगा? 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी पे आपके पास में जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और कभी भी आपके पास में किसी भी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर में फोर्स लगे तो ये इसके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, इसके स्पीड को चेंज नहीं कर पाता। आप वर्क डन को ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, स्पीड चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मतलब, और कोई चीज का चेंज 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हम ये कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो फोर्स है सिर्फ डायरेक्शन को बदल रहा है, तो इसीलिए वो स्पीड को नहीं बदल पाएगा। मतलब हाफ mv² में v नहीं बदल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगा। अब यदि मैं पूछता हूं कि क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह जाएगा, क्या आंसर होगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है? वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब जब दोनों चीज है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये कहेंगे कि नहीं, v कांस्टेंट नहीं होगा। क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा? वो भी नहीं होगा, क्योंकि m टाइम्स ऑफ v वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो उसमें क्या है, डायरेक्शन की वजह से चेंज जो है, इसकी वजह से ये वेक्टर पूरा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यदि कहूं कि एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होगा? नो, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमारे पास में जो जस्ट QV क्रॉस B है, उससे सारे चीज जो है ये ऑन द स्पॉट आप डेवलप कर सकते हो। इसमें से कोई भी चीज याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, उसी को सेलिब्रेशन कहते हैं। आपको उसी मोड पे आना पड़ेगा। गॉट इट? चलो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले देते रहो। आप इसमें यस और नो आपको बताना है। क्या कहा गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। इसने कहा क्या स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज चेंज हो सकता है? जस्ट आप रिमाइंड करो, क्या स्पीड चेंज हो सकता है? स्पीड चेंज होने के लिए फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आपके पास में मैग्नेटिक फोर्स है, तो कभी भी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। मतलब स्पीड कभी भी नहीं चेंज होगा, तो आप जस्ट n टाइप करो। अब मुझे बताओ, क्या डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज चेंज हो सकता है?
कर ही सकता है। जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को ही तो सिर्फ चेंज करेगा। सो यस, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब कहता है कि क्या वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज चेंज हुआ है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यस वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, यदि मैं कहता हूं कि कैन अ स्टेशनरी चार्ज स्टार्ट, ये कैन अ स्टेशनरी चार्ज स्टार्ट मूविंग, क्या स्टेशनरी चार्ज मूव करना शुरू करेगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। एक्चुअली स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स ही नहीं लग सकता, क्योंकि आपको पता है कि एफएम के लिए आपको सभी चीज चाहिए क्यू v क्रॉस b, तो आपको दिख रहा है कि मुझे यहां पे इसका वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। वेलोसिटी यदि जीरो हो गया तो डेफिनेटली जीरो होगा, तो इस पे क्या कर सकता है कि क्या इसको स्टार्ट कर सकता है? नो। क्लियर? तो कितना आसान होना शुरू हो गया है हर चीज, जब आप धीरे धीरे लेयर बाय चीजों को समझते जा रहे हो। ठीक है, नीट बहुत ही आसान होता है, आप एक बार उसके पैटर्न को पकड़ लो। जैसे आप सपोज करो कि इस क्वेश्चन का ये आपके लिए खेल होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, ये वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मैंने दे दिया है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बी के डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक तो अभी बनाते बनाते याद हो गया होगा, बताओ इस पे फोर्स क्या लगेगा? जैसे ही एंटर करेगा इस पे फोर्स क्या लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो? लगेगा। पॉजिटिव चार्ज इस इनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर करेगी तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नहीं याद है, ऑन द स्पॉट कर लो। क्या जाता है, आपको पता है कि इधर डायरेक्शन में v है तो qv, और ये पॉजिटिव भी है तो qv क्रॉस b जो होगा, qv आपके पास में उधर हो गया और b अंदर में हो गया, qv क्रॉस b करोगे, थम्स अप जैसा आप दे रहे हो, बिल्कुल थम्स वाला जो होगा ऊपर ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये अप जो हो गया ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया। हो गया। अब मुझे बताओ, जो हमने फोर्स लिखा, अब ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, qv क्रॉस b से मैं फोर्स के डायरेक्शन को लिखता हूं। ठीक है, मुझे बताओ यदि इस वाले केस में मैंने v और b को चेंज नहीं किया और q को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा? फोर्स जस्ट रिवर्स नहीं हो जाएगा? यदि ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जिधर फोर्स है, जैसे ही नेगेटिव करूंगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव स्केलर से, तो क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स डाउन हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं q को चेंज नहीं करता, ओनली v को चेंज करता तो भी रिवर्स हो जाता, जो पहले कंडीशन है उसका। यदि मैं सिर्फ b को चेंज करता तो भी रिवर्स हो जाता, लेकिन यदि मैं दो को एक साथ चेंज करता तो क्या होता? ये पेन है और मैं इसको पहले एक बार रिवर्स किया और फिर से रिवर्स किया तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो कितना मजा आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है, तो यदि नेगेटिव चार्ज, जस्ट मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव किया, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है और बी उसी डायरेक्शन में है, क्या फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा? सिंपल, सो सिंपल। जिंदगी इतना आसान है, टॉपिक भी इतना आसान होता है, आपको बस पैटर्न में पढ़ना होता है, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है पैटर्न। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे रियल लाइफ हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत इजी हो जाता है चीजें। सो आपको दिख रहा होगा कि ये फोर्स यहां पे ऐसा लगेगा। अब मुझे बताओ, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको लिख रहा हूं, नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड वही जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। वेलोसिटी को रिवर्स किया, क्या होगा बताओ? ये पे, इस पे जो भी फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया है उसका जस्ट अपोजिट क्या ये एक्सपीरियंस करेगा? करेगा। सोचो, यदि ये वेलोसिटी, मैंने कहा वेलोसिटी को रिवर्स किया है, बाकी चार्ज वही है और बी वही है, दो क्वांटिटी सेम, एक को रिवर्स किया तो ये जो भी फोर्स लग रहा था इसको ऊपर लगा। क्या इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? क्या इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर वेलोसिटी और बी नीचे के डायरेक्शन में, मैंने इसके लिए बी तो सेम रखा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो उसकी वजह से उल्टा, और उसके बाद चार्ज चेंज उसकी वजह से फिर उल्टा। क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में मिल गया। दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेशन। आपको चीजों को उस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से बहुत सारे पैटर्न ऐसे हो जाएंगे कि आपको बिना फोर्सली, आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, और आपको वो याद हो जाएगा, करते करते याद हो जाएगा। बस आपका इंटेंशन चाहिए कि मुझे नीट निकालना है, इसी बार निकालना है, एकदम ये करना है। आपको अपने फियर को सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपसे आऊं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कहूं, आपको क्या याद है?
पॉजिटिव चार्ज यदि क्रॉस फील्ड में एंटर करता है तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये याद है, धीरे धीरे याद हो गया, चाहे जैसे भी कर लो, क्यू वी क्रॉस बी ऊपर ऑन द स्पॉट। लेकिन मैंने ना वी बदला ना चार्ज का साइन बदला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया, क्या होगा? इसको रिवर्स में हो जाएगा। मतलब यहां का आंसर ये जो है वो ये ना होके ये हो जाएगा। क्लियर है? बताओ क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास में क्यू वी इधर है और बी उधर के डायरेक्शन में है, तो क्यू वी क्रॉस बी करोगे तो डाउन में आपके पास में फिंगर थंब दिखा रहा होगा, तो एफएम ऐसे है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको बताओ, आपको ये मजा नहीं आ रहा है? आप सोचो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस पे फोर्स डिटरमाइन कर दिया कि नीचे के डायरेक्शन में है। मैंने कहा जस्ट साइन को चेंज करो। क्या होगा? जैसे ही साइन को चेंज करोगे तो बी वही, वेलोसिटी का डायरेक्शन वही, मैंने इसमें इसको बदला तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आना शुरू हो गया। क्लियर हो गया? सो ये डायरेक्शन वाले पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं सपोज करो कि इसको थोड़ा सा अलग करता हूं। मैं कहता हूं कि एक यहां पे 1 2 3 3 चार्ज लिया और जब इसको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया तो एक ऊपर के तरफ में डिफ्लेक्ट हो गया है, एक नीचे की तरफ में डिफ्लेक्ट हो गया और एक बिना डिफ्लेक्ट किए हुए इधर गया है। और इसमें चार्ज का नेचर बताना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। मुझे बताओ यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता, क्रॉस फील्ड में ऐसा वेलोसिटी होता, तो इसमें फोर्स ऊपर, मतलब इस फोर्स की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या है ये बताओ तो? ये 1 का नेचर ऑफ चार्ज बता सकते हो क्या है? 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? बोलो। डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा तभी डिफ्लेक्शन उसके तरफ में आएगा, है कि नहीं? मुझे बताओ क्या इस पे कोई चार्ज होगा? सेकेंड पे कोई चार्ज होगा? बिना डिफ्लेक्टेड गया है। इस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स, तो नीचे के डायरेक्शन में मतलब ये नेगेटिव रहेगा, तभी तो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल। तो क्या डायरेक्शन वाला पार्ट अब बहुत आराम से आप बना सकते हो? आपको मन करने लगा, जैसे मिठाई देख के मुंह में पानी आता है, क्या ऐसी क्वेश्चन देख के मुंह में पानी आना चाहिए? अब दो मुझे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और तब मानो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो और तब आप नीट को आप कहोगे कि हाँ नीट में क्रैक कर दूंगा। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग आपको चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन आया है 2009 में, पीवाईक्यू को देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पीवाईक्यू का टेस्ट कैसा होता है और आपको क्या चीज करना चाहिए। जैसे देखो इसमें क्या कहा कि मैग्नेटिक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस, मतलब चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, ये आपको पता है कि -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहां पे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टेस्ला है और एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टेस्ला है और यदि वाई डायरेक्शन में है तो क्या मैं उसको जे कह सकता हूं? वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप लिख सकता हूं। फिर यह कहा कि वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस, ये वेलोसिटी का क्या है? ये वेलोसिटी है जो कि 2i + 3j × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें बताना ये है कि अच्छा बताओ कि इस केस में व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज इतना, दिस मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। मुझे एक चीज बताओ, यदि b मेरे पास में 2t और j y डायरेक्शन में दिया गया है, y डायरेक्शन में दिया गया है, और जो वेलोसिटी है यदि मैं इसी को यहां पे लिखूं तो ये चीज क्या दिया हुआ है? 2i और +3j और इसके यहां पे 10⁶ भी मीटर पर सेकेंड है। मैं यूनिट को यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आगे ऐसा है। मुझे बताओ यदि मैं v क्रॉस b करूंगा तो j क्रॉस j वैनिश, खत्म, और एक क्या आएगा? i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या होता है? k होता है। सो v क्रॉस b यहां पे एक चीज क्लियर है कि वो किस डायरेक्शन में आएगा? I क्रॉस J, मतलब कि K के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? कि मुझे यहां पे Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B का डायरेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? Q यहां पे क्या है? नेगेटिव है। यदि ये पॉजिटिव होता तो K डायरेक्शन में ही होता, मतलब Z एक्सिस के अलॉन्ग में होता, लेकिन ये चीज नेगेटिव है तो -K। मैंने अभी इसको डिस्कस किया। अब बताओ पूरे ऑप्शन में -Z डायरेक्शन सिर्फ एक ही में है। आप मैग्नीट्यूड नहीं भी कैलकुलेट करोगे तब भी कह सकते हो कि यहां पे जो आंसर होगा वो ये होगा। अब आपको कैलकुलेट करना नहीं, मुझे ना मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना। जस्टिफिकेशन 4 मार्क्स आ रहा है, झोली में आ रहा है, तो मैं पूरा एकदम कंफर्म हो जाता हूं कि यही आंसर है। कैसे करोगे? अब मुझे बताओ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो क्या कहता था? वो कहता था कि मुझे Q दे दो,
मुझे v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे दो और मुझे b का मैग्नीट्यूड दे दो, यही होगा। मुझे बताओ वेलोसिटी का b यदि j एक्सिस जो b जो है y एक्सिस में है तो इस पे परपेंडिकुलर सिर्फ i वाला पार्ट होगा, मतलब ये 2 कंपोनेंट जो है 2 इंटू 10⁶, यही वेलोसिटी हो गया। क्यों? 2 माइक्रो, तो 2 माइक्रो इंटू 2 इंटू 10⁶, ये दोनों मिलके 4 हो गया। और b का वैल्यू कितना है? 2, 8 हो गया। आपको दिख रहा है कि यही 8 हो गया। आपको फील आना चाहिए कि मैं कैसे मतलब आपको जैसे जब आप एंजॉय करोगे ना तो आपको क्या ऑप्शन एलिमिनेशन आना शुरू हो जाएगा, ट्रिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन सेटर के दिमाग में भी रहता है कि जब मैं ऑप्शन सेट करूं तो क्या दूं कि बहुत क्विकली हम वहां पे पहुंच सके। जरूरी नहीं कि आपको पूरा के पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और आपको सॉल्व करना है, आप हिंट से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो अब इसमें यहां पे क्वेश्चन दिया गया, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। मैं वेट कर रहा हूं कि आप आंसर करो। देखो इसमें क्या कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। इसने कहा कि फोर्स जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब Fm नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एंगल की बात अक्सर सभी ऑप्शन में किया गया है और आपको पता है कि मुझे जीरो नहीं करना है, तो बताओ जीरो कहां कहां पे होता है? जल्दी से लिखो, जीरो कहां कहां पे होता है? अभी बताया, 0 और 180 डिग्री पे होता है। तो जब 0 और 180 डिग्री पे जीरो होता है तो उसके अलावा जो भी एंगल होगा वहां पे नॉन जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन यहां पे दिख रहा होगा कि कोई भी एंगल बिटवीन v एंड b क्या वैल्यू हो सकता है? 0 एंड 180 को छोड़ के, कैन हैव एट वैल्यू अदर देन क्या है? 0 एंड 180। बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। ओके, अब यदि एक और चीज आते हैं, जो दूसरा करंट जो वायर वाले पार्ट पे हमने बताया था उसके अनुसार से, सपोज करो कि ये मेरे पास में एक वायर है जो यहां से स्ट्रेट है, यहां से आपके पास में सर्कुलर कर्व में है और यहां पे फिर स्ट्रेट है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया गया है। आपसे सिर्फ यहां पे बात कर रहा है कि यहां पे फोर्स कितना होगा। मुझे बताओ इसमें इफेक्टिव कितना है? इफेक्टिव लेंथ किधर देखोगे? इधर देखोगे। ये एल इफेक्टिव कितना लिख सकते हो? ये डायरेक्शन इधर होगा और एल इफेक्टिव को ये भी आर, ये 2r के बराबर होगा। ठीक है, बताओ ये जो आई एल मिलेगा और इसी डायरेक्शन में बी हुआ तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल मिला? नहीं। तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यहां पे बी इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में क्या है? आई एल है। क्या यहां पे एंगल 0 है? जिस डायरेक्शन में B उसी डायरेक्शन में I और L है, तो आपके पास में थीटा 0 हो गया, ये भी 0, और ये जो L इफेक्टिव है वो भी उसी डायरेक्शन में है। क्या फोर्स यहां पे नेट फोर्स जो इस पूरे इस वायर पे है वो 0 होगा? मैग्नेटिक फोर्स एकदम 0 होगा। आसानी से हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन इस चीज को फील कर सकता है कि मैं इसको एलिमेंट वाइज जाऊं तब भी बता सकता हूं? सोचो, यहां पे तो हर जगह पे क्या है? IL क्रॉस B जैसे ही निकालेंगे तो 0 होने की वजह से ये हो गया। यहां पे छोटा एलिमेंट में यदि मानता हूं तो ये हो गया IL और ये हो गया B। सो IL क्रॉस B क्या हो गया? क्रॉस में आएगा। जितना यहां पे क्रॉस में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, उतना ही यहां पे डॉट में फोर्स लगेगा, क्योंकि IL नीचे है। ये एक दूसरे को कंपनसेट किया। फिर यहां पे जो क्रॉस में फोर्स लगेगा, यहां का डॉट उसको कंपनसेट, वो जो फोर्स का डायरेक्शन वो कंपनसेट कर देगा। यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, और ये डॉट सब ये क्या करेगा? नो डाउट कि ये वैल्यू अलग अलग होगा, एंगल बदल रहा है। आइडियल यदि आप सेम एलिमेंट भी मानते हो, और ये एक दूसरे को क्या कर सकता है? कैंसिल आउट कर सकता है। तो हम उसके जनरलाइज फॉर्मेट को भी फील कर सकते हैं। और इफेक्टिव वाला पार्ट तो सबसे आसान है ही, ट्रिक हमारे पास में है ही। यस और नो? चलो अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं कि सपोज करो कि इसमें मैंने एक चेंज कर दिया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल दिया। मैंने कहा कि क्रॉस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताओ। बहुत आसान। यदि मैं यहां से लेके और यहां तक का पूरा इफेक्टिव, पूरे इसको लेंथ इफेक्टिव कह देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये R, ये R, ये R, ये R। क्या ये R प्लस R प्लस R प्लस R 4R लेंथ का L इफेक्टिव हो गया, और 4R लेंथ का L इफेक्टिव हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किस में है? क्रॉस में, मतलब इनसाइड द, एक तरह से प्लेन कह सकते हैं। तो IL क्रॉस B करेंगे तो क्या लगेगा? ये यदि हम फोर्स निकाले तो क्या लिख सकते हैं? B टाइम्स ऑफ I टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव। और आपके पास में हर चीज मालूम है, B का वैल्यू 2 है, I का वैल्यू I छोड़ देंगे और इसका वैल्यू क्या कर देंगे? 4R कर देंगे। तो मैंने मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा था, तो 8
आर आई के बराबर, और वो भी आप डायरेक्शन भी बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में होगा। यस और नो? तो बहुत आसान हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो यहां पे यदि मैंने ऐसा कह दिया तो आपको दिख रहा होगा कि यदि मैं ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इसको जैसे ही मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बता सकते हो? एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये 8 है तो बिल्कुल मिडिल से जाएगा, तो ये भी 4, ये 3 तो ये 5, और ये उसी तरह से 4 और ये 3 तो ये 5, तो मतलब 10 आपके पास में एल जो हो गया वो 10 मीटर का हो गया। ठीक है, मीटर में सब दिया हुआ है। बी आपका 1 दिया हुआ है। आई मान लो कि इसमें करंट हमने यहां पे छोड़ दिया, तो आई मान लेते हैं, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? बी टाइम्स ऑफ आई टाइम्स ऑफ एल। परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इनसाइड द बोर्ड है और ये इसी प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। सो बी आई एल, बी का वैल्यू आपके पास में 1 है, आई का वैल्यू सिंपल आई मानना है, और एल जो हो गया वो 10, तो आप कह सकते हो कि 10 आई अमाउंट का फोर्स यहां पे लगेगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। यस और नो? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि जो जैसे जो इसमें क्या क्या पॉसिबल पाथ हो सकता है, मतलब मोशन कैसा कैसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम चार्ज को रखते हैं तो इसको देखते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो भी आपके पास में चार्ज में वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो क्यूबी क्रॉस बी इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या पाथ पे ये चार्ज जा सकता है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि सपोज करो कि थीटा 0 और 180 डिग्री पे हमने रख दिया, मतलब जो भी चार्ज को प्रोजेक्ट किया है वो वेलोसिटी और ये जो बी है वो अलाइन है, एक ही के डायरेक्शन में है, या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। अब बताओ क्या यहां पे फोर्स लगा? फोर्स नहीं लगा, तो ये जो चार्ज है बिना कुछ चेंज किए इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा? डेफिनेटली करेगा। अब यदि यही चीज को मैं करता हूं कि यहां पे थीटा 90 डिग्री पे रख देता हूं, मतलब V और B के बीच में 90 डिग्री है, तो एक्चुअली में सर्कुलर पाथ करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अभी हम एनालिसिस करते हैं, इसको सेपरेट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जो V और B से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास में फोर्स लगेगा और ये सर्कुलर ट्रेस ऐसा करेगा। ये जो पाथ हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा। इसमें रेडियस कितना होगा, इसका साइकिल पर सेकंड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसको हम अभी एनालिसिस करते हैं। बस एक ध्यान रखो कि ये 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ होगा। अभी मैं उसको बता भी दूंगा, आपको समझाता हूं कि कैसे 90 डिग्री होगा। नाउ एक और चीज हो सकता है कि यदि इन दोनों के बीच में एंगल न 0 है, न 90 है, न 180 है, क्योंकि 0 और 180 पे स्ट्रेट लाइन, 90 पे सर्कुलर पाथ, तो इसके अलावा कोई भी एंगल रहेगा तो ये हेलिकल पाथ को बनाता है। क्यों, क्या, अभी उसको हम समझाएंगे, अभी उसको एनिमेशन से भी देखेंगे। यहां पे आप देखोगे कि जो हेलिकल पाथ बना है उसका एक्सिस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस मानते हुए वो क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जो ये पैरेलल कंपोनेंट है इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जो बी के अलोंग में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है उस पे कोई फोर्स नहीं, जो बी के परपेंडिकुलर में होता है उस पे फोर्स होता है। सो डेफिनेटली हम कहेंगे कि इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा और इसकी वजह से लीनियर मोशन होगा। सो दोनों कंबाइन करोगे, सुपरपोजिशन करोगे, तो क्या होगा? आपको हेलिकल पाथ मिलेगा। इसको इंडिविजुअल देखते हैं, इसके कुछ पैरामीटर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उस पे हम आते हैं। तो ये केस 1 के लिए तो कुछ नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? थीटा इतना होने की वजह से फोर्स 0 हो गया, ये थीटा 0 होने की वजह से फोर्स 0, और फोर्स 0 तो स्ट्रेट लाइन में चला गया, इस पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं गया, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर्कुलर वाले पार्ट को, और उस पे कुछ जो पैरामीटर है उस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं केस सेकंड में। सपोज करो कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसवर्स में यदि हमने वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया है, मतलब जैसे क्रॉस फील्ड है और मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रख दिया, तो बताओ क्यूबी क्रॉस बी क्या होगा? आपके पास में V ऊपर है और B जो है नीचे के डायरेक्शन में, तो QB क्रॉस B करोगे तो इधर डायरेक्शन में ये फोर्स आपके पास में इधर आ गया, तो आपको दिख रहा है कि ये सेंटर के टुवर्ड्स में ये फोर्स लगेगा। अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से इसके डायरेक्शन को तो चेंज करेगा, बस इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट इंस्टेंट में आप देखोगे कि ऐसे वेलोसिटी मिलेगा और यहां पे फोर्स ऐसा मिलेगा। ये हर जगह पे आपको टेंजेंट में वेलोसिटी मिलेगा और सेंटर के टुवर्ड्स में आपको क्या मिलेगा? आपको फोर्स मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नेचर आपने कहां पे देखा है? ऐसा नेचर कहां पे देखा है? सर्कुलर मोशन में देखा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या बता रहा है? अब यदि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। यहीं पे पूरा की हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे लगा QVB sin 90, जिसको QVB कह सकते हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख सकते हैं। यदि आप इतना चीज याद रखते हो, ये ध्यान में रखते हो, तो बहुत सारे डेवलपमेंट एक साथ कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें मैं बताता हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट
रिपीट करके आया है उसको हम यहां पे देखते हैं। तो आपको क्या दिखेगा कि यदि ये चीज ऐसा है तो v से v कैंसिल कर दो और यहां से रेडियस निकाल सकते हो जो कि mv बाई क्यूबी। इसको तो याद रख लो कि रेडियस जो होगा वो mv बाई क्यूबी होगा। अब m टाइम्स ऑफ v को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। सो क्या मैं इसको मोमेंटम से ट्रांसफर कर सकता हूं? इसको यहां पे इसके जगह पे मोमेंटम लिख सकता हूं। तो r क्या हो गया? मोमेंटम बाई क्यूबी। अब यदि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से हमें रिलेट करना है तो एक्चुअली मोमेंटम को रूट अंडर 2m लिख सकते हैं। तो यहां पे रूट अंडर 2m बाई क्यूबी यही रेडियस का पार्ट हो जाएगा। ये वेरिएशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसमें क्या है दिया हुआ है, इस वजह से आप इसको ध्यान रखोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। और आपको क्या करना है, कम से कम ये चीज ध्यान रखना है कि क्यू वी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियस निकालोगे और रेडियस को बाकी तो ऑन द स्पॉट ये चीजों को चेंज कर सकते हो। एक और वेरिएशन जो बहुत बार आता है, कभी भी क्यू चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस के उसमें सपोज करो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस VAC है। ध्यान रखना कि पोटेंशियल है तो Q टाइम्स ऑफ V जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास में यहां पे काइनेटिक एनर्जी है उसको Q टाइम्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। और ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इसमें Q को भी रूट के अंदर लाना चाहोगे तो अब इसको रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा ये m बाई क्यू VAC 2 टाइम्स और 1 बाई B। ये भी एक्सप्रेशन कभी कभी बहुत काम आता है। अब एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें टाइम पीरियड कितना है इस सर्कुलर मोशन में, मतलब यहां से शुरू किया तो यहीं पे कितना देर बाद वापस फिर से आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं। इसी को हम चाहे तो ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं जिसको v बाई आर कह सकते हैं। अब इसी चीज को हम चाहे तो 2 पाई बाई टी और v बाई आर, मेरे पास में v और v छोड़ दो और 1 बाई आर के वैल्यू को mb बाई क्यूबी रखोगे तो ये चीज आ जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से t का वैल्यू 2 पाई m बाई क्यूबी के बराबर हो जाएगा जो कि टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास में आ जाता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सो 2 पाई m बाई क्यूबी ये टाइम पीरियड हो जाएगा और यदि 1 बाई टाइम पीरियड करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यूबी बाई 2 पाई m से हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। यहां पे पहुंचने का एक और रास्ता बहुत आसान है। मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे सोचो आपके पास में क्या टाइम पीरियड को सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई आर बाई जो जिस स्पीड से वो ये इस पे ट्रेवल कर रहा है इस पेरीफेरी पे उसको लिख सकते हो। और यहां पे देखोगे कि 2 पाई आर बाई वी है और मैं बहुत बार ये चीज को आर इजकल टू एम बी बाई क्यूबी देखता हूं। तो यहां से क्या मैं v बाई आर इजकल टू क्यूबी बाई एम यहां पे लिख सकता हूं। देखो यदि v बाई आर यदि मुझे करना है तो v बाई आर कर दो और यहां पे उस रेशियो को जैसे पुट करोगे तो m बाई क्यूबी यहां पे आ जाएगा और m बाई क्यूबी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा। देखो आपको r बाई v चाहिए तो v को इधर कर दो तो m बाई क्यूबी आ गया और m बाई क्यूबी जस्ट यहां पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, r बाई v का रेशियो टाइम पीरियड आ जाएगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो आपको सिंपल लगे उसको ध्यान रख सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड का और आपको जो रेडियस है जो यहां पे बना है इस सर्कुलर मोशन में उसको ध्यान में रखना है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आएगा और इससे रिलेटेड आएगा उसको एक जगह समरी करने के लिए मैंने यहां पे ला दिया है। सपोज करो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो उसके रेडियस को क्या करना है, उसके रेशियो को लिखना है इन तीनों पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग और कब कब ये कंडीशन दिया गया है। तो एक तो चीज मैं यहां पे आपको ये बना दिया हूं टेबल कि प्रोटॉन के लिए मास m है तो चार्ज q है, तो न्यूट्रॉन के लिए 2m हो जाएगा और चार्ज q हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल के लिए 4m और 2q के बराबर हो जाएगा। अब यदि ये कहता है कि बताओ कि विद सेम स्पीड यदि हमने प्रोजेक्ट किया है तो रेडियस का क्या हालचाल है। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो कि r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी है और यदि मैं स्पीड को सेम कर दूं और हमारे पास b ऑलरेडी गिवन है तो m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल क्या रेडियस है। तो क्या मैं फर्स्ट में ये कर सकता हूं कि रेडियस जो है वो m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है, यस और नो। तो अब बताओ यदि मैं यहां पे रेशियो लिखने की कोशिश करूं, पहला यदि प्रोटॉन के लिए तो m बाई क्यू, तो प्रोटॉन के लिए m बाई क्यू लिखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, m बाई क्यू ही हो जाएगा। फिर इस टू यदि मैं किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए लिखता हूं तो 2m बाई क्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2m बाई क्यू। और उसी तरह से यदि मैं अल्फा पार्टिकल के लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4m बाई 2q। और आपको पता है ये रेडियस का यही रेशियो हो जाएगा। और आपको इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है m बाई क्यू, m बाई क्यू, m बाई क्यू को मैं हटा दूं तो ये 1:2, 2:2, 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो क्या इसको लिख सकते हो 1:2, 2:2। तो आपके पास में यही क्या हो जाएगा
आपके पास में रेशियो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब सपोज करो कि इसने कहा कि नहीं विथ सेम मोमेंटम है, तो बहुत ही सिंपल, यदि रेडियस को देखोगे यहां मोमेंटम अपॉन क्यूबी होता है, मोमेंटम सेम कर दिया, बी सेम है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ क्यू हो गया। तो सिर्फ आपके पास में ये आ गया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया। तो इस रेशियो को बहुत आसानी से आप कमेंट में लिखो, क्या लिख सकते हो, देखो इसके लिए 1/q, इसके लिए 1/q, इसके लिए 1/2q। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/q इज टू 1/q इज टू 1/2q। अब यहां से आप 1/q को हटा दोगे तो 1:1:1/2, 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो 2:2:1, ऐसा लिख सकते हो। सेम वे में यदि मैं कहता हूं कि विथ सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में सेम होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर √m है और नीचे q है, √m/q को आपको लगाना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, √m/q उसके अनुसार से लिख सकते हो। मैं आप पे HW देता हूं कि तीसरा वाले पोर्शन को लिख दोगे, और उसी तरह से यदि सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मैं कहता हूं तो सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो जाएगा, तो √m/q के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये √m/q के। और ये सब चीज को आप बहुत आसानी से बना सकते हो क्योंकि आपके पास में डेटा है। ये डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, उसका खासकर चार्ज और उसका खासकर मास, क्योंकि कई सारे PIQ में ये चीज आपको दिया गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास जो पार्ट 3 होगा, मतलब 2 होगा, उस केस में हम और बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, इसके केस 3 और बाकी जो भी आगे का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बहुत आपको जो मेन टारगेट था कुछ जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि फियर टू सेलिब्रेशन, वो फील हुआ होगा कि किस तरह से आप चीजों को एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। दूसरा कि कुछ इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसको PDF में डाउनलोड करना है और वहां पे सॉल्व करना है। ओके है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।